हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी शिक्षा। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत जो हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, तो उसके समाज शास्त्र के फर्स्ट पेपर को सॉल्व कर रहे थे, तो जिसमें हमने 36 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम 37 क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बी.एस. गुहा के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितने प्रजातीय समूहों से बनी है? 3, 6, 5 या 4? तो हमारा आंसर होगा 6। बी.एस. गुहा ने बताया कि भारतीय जनसंख्या जो है वो 6 प्रजातीय समूहों से मिलकर बनी है। तो ये 6 प्रजातीय समूह ये कौन कौन से बताते हैं? पहला बताते हैं निग्रीटो। दूसरा बताते हैं मंगोलायड। तीसरा बताते हैं ऑस्ट्रेलायड। चौथा भूमध्य सागरीय। पांचवा जो है अल्पाइन। और छठवां बताते हैं नार्डिक। तो ये 6 प्रजातीय समूहों में भारत की जनसंख्या को बांटते हैं। हर्बर्ट रिजले महोदय भी हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक पीपल ऑफ इंडिया, जो कि 1915 में लिखी गई, तो उसमें हर्बर्ट रिजले भारत की जनसंख्या को भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में बांटते हैं। ये 6 भागों में बांटते हैं और रिजले 7 भागों में बांटते हैं। हर्बर्ट रिजले जो थे, ये इनकी पुस्तक है पीपल ऑफ इंडिया, तो उसमें ये 7 प्रजातियों का 7 भागों में ये प्रजातियों को बांटते हैं, और जिसमें ये 3 मूल प्रजाति बताते हैं और 4 मिश्रित प्रजाति बताते हैं। 3 प्रजाति जो है उसको मूल प्रजाति बताते हैं और 4 प्रजाति को ये मिश्रित बताते हैं। तो रिजले और हर्बर्ट रिजले जो हैं द्रविड़ है उसको भारत की मूल प्रजाति बताते हैं। वैसे तो तीन मूल प्रजाति बताते हैं और 4 मिश्रित प्रजाति बताते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि रिजले कौन सी भारत की, मतलब एक प्रजाति का नाम पूछ ले कि भारत की कौन सी मूल प्रजाति बताते हैं रिजले, तो द्रविड़ को भारत की मूल प्रजाति बताते हैं। और बी.एस. गुहा किसको भारत की मूल प्रजाति बताते हैं? तो ये निग्रीटो को बताते हैं। जो बी.एस. गुहा हैं, ये भारत की मूल प्रजाति निग्रीटो को बताते हैं। ये निग्रीटो कहते हैं कि भारत की मूल प्रजाति जो है वो निग्रीटो है। तो ये निग्रीटो को बताते हैं और हर्बर्ट रिजले जो हैं वो द्रविड़ को भारत की मूल प्रजाति बताते हैं। और ये हट्टन महोदय हैं, जे.एच. हट्टन, तो ये भी भारत की प्रजातियों के 6 भाग बताते हैं। जे.एच. हट्टन जो हैं ये भारत की प्रजातियों को 6 भागों में बांटते हैं। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि विश्व में सबसे अधिक प्रजाति कौन सी है? पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रजाति कौन सी है? तो विश्व में सबसे अधिक प्रजाति मंगोलायड है। विश्व में सबसे अधिक प्रजाति मंगोलायड है। और ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत को प्रजातियों का अजायब घर किसने कहा? भारत को प्रजातियों का अजायब घर किसने कहा? तो ये डी.एन. मजूमदार महोदय हैं। ये भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहते हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये खूब बनता है। और डी.एन. मजूमदार जो हैं, भारत को तो प्रजातियों का अजायब घर कहते ही हैं, लेकिन ये जो है ये भारत की मूल प्रजाति किसे मानते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड या इंडो ऑस्ट्रेलायड को भारत की मूल प्रजाति मानते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हर्बर्ट रिजले जो थे वो भारत की मूल प्रजाति को द्रविड़ को मानते हैं। बी.एस. गुहा जो हैं वो भारत की मूल प्रजाति को निग्रीटो को मानते हैं। और जे.एच. हट्टन जो हैं ये भी भारत की मूल प्रजाति को निग्रीटो को ही मानते हैं, हट्टन भी। और डी.एन. मजूमदार जो भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहते हैं, तो ये भारत की मूल प्रजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलायड या इंडो ऑस्ट्रेलायड कहते हैं ये। और जी.एस. घुरिये महोदय हैं जो कि
इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है, जो कि इनकी पुस्तक ही है भारत में जाति और प्रजाति। तो जाति और प्रजाति में आंतरिक संबंध मानते हुए ये GS घुरिये महोदय जाति और प्रजाति में आंतरिक संबंध मानते हुए हिंदू जनसंख्या को उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित करते हैं। GS घुरिये महोदय 6 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो कौन कौन से 6 वर्ग हैं? इंडो आयर्न पहला बताते हैं, इंडो आयर्न, दूसरा बताते हैं पूर्व द्रविड़, तीसरा बताते हैं द्रविड़, चौथा पश्चिमी, पांचवा मुंडा, छठा मंगोलियन। तो ये 6 वर्गों में ये विभाजित करते हैं शारीरिक विशेषताओं के आधार पर GS घुरिये महोदय। तो भारत में जाति प्रजाति से संबंधित एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, छोटा वीडियो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसे ओरली बताने से चीज़ें नहीं समझ में आती हैं जब तक कोई लिखित रूप में ना रहे। तो इसलिए हम भारत में जाति और प्रजाति पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जो छोटा सा होगा, और उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी जो क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने ग्राम समुदाय में श्रम विभाजन के संदर्भ में पदानुक्रम पारस्परिकता की चर्चा की है? किसने पदानुक्रम पारस्परिकता की चर्चा की है? तो आंसर होगा, मतलब ऑप्शन है लुई डुइमा, विलियम वाइजर, आंद्रे बेत्ते, श्यामाचरण दुबे। तो कौन सा आंसर होगा? इस आंसर में हमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि आंसर की में तो लुइस डुइमा को बताया गया है और कहीं कहीं और बाकी जगह पे विलियम वाइजर को सही माना जाता है। तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। यदि आप कंफर्म हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, विलियम वाइजर सही होंगे या लुई डुइमा सही होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, किसने अलगाव की अवधारणा को 5 मनोवैज्ञानिक घटकों में बांटा है? जो एलाइनेशन है, अलगाव है, तो उसको 5 मनोवैज्ञानिक घटकों में किसने बांटा है? M सिमोन, रॉबर्ट ब्लूमर, कार्ल मार्क्स या विल्फ्रेडो पेरेटो? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, M सिमोन। जैसा कि जानते हैं कि एलाइनेशन यह एक दार्शनिक अवधारणा है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम एलाइनेशन एक दार्शनिक अवधारणा है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम रूसो ने किया था। और अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले अलगाव की अवधारणा को रूसो ने, जीन जैक्स रूसो जो थे उन्होंने किया था। और अलगाव का अर्थ क्या होता है? अलगाव का अर्थ यानी कि स्व से अलग हो जाना, मतलब सेल्फ से या स्वयं से अलग हो जाना। हीगल ने अलगाव का प्रयोग किया था, तो उन्होंने कहा था कि अलगाव को ईश्वर से विरक्ति मानते हैं। हीगल जो हैं अलगाव का मतलब ईश्वर से विरक्ति मानते हैं। और थॉमस हॉब्स महोदय हैं, वह अलगाव को कहते हैं कि राज्य द्वारा व्यक्तियों पर अत्यधिक आरोपित होने से व्यक्ति में अलगाव की भावना आती है। थॉमस हॉब्स बताते हैं कि अलगाव क्यों आता है, तो थॉमस हॉब्स बताते हैं कि राज्य द्वारा व्यक्तियों पर अत्यधिक, जो राज्य है आरोपित कर देता है चीज़ों को, तो उससे व्यक्ति में अलगाव की भावना आ जाती है। और कार्ल मार्क्स, जैसा कि हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के अलगाव का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो कार्ल मार्क्स इन सभी विचारों की आलोचना करते हैं, जो ये थॉमस हॉब्स के विचार हैं या हीगल के विचार हैं। तो इन सब विचारों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि मनुष्य एक सृजनशील प्राणी है। कहते हैं कार्ल मार्क्स कि मनुष्य एक सृजनशील प्राणी है और वह अपने सृजनशीलता से संतुष्टि प्राप्त करता है। जिस वस्तु का वह निर्माण करता है उसे श्रम का वस्तुकरण कहते हैं। और औद्योगिक समाज में सृजन का कार्य मशीन करती है, इसलिए श्रमिक के श्रम का अवस्तुकरण रह जाता है। तो कार्ल मार्क्स बताते हैं कि जो श्रमिक है उसके श्रम का अवस्तुकरण हो जाता है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अलगाव के 4 चरण होते हैं। अलगाव के ये 4 चरण बताते हैं। कहते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव, उत्पादन से अलगाव, मालिक से अलगाव, अपने आप से अलगाव। तो ये क्वेश्चन बना था GIC जो 2020 में बना था ये क्वेश्चन कि
उत्पादन कार्ल मार्क्स ने कौन कौन से अलगाव की बात की है, तो ये चारों ऑप्शन में थे और उसमें दिया था कि इसमें से कौन कौन सा है, तो कूट के माध्यम से सही करना था। तो ये जान लीजिए कि अलगाव के 4 चरण कार्ल मार्क्स बताते हैं। किस चीज़ से अलगाव होता है? उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव होता है, उत्पादन से अलगाव होता है, मालिक से अलगाव होता है और अपने आप से अलगाव होता है। तो इनका हम सिमोन का देख लेते हैं अलगाव। ये कितने प्रकार के अलगाव की बात करते हैं, तो ये 5 श्रेणियाँ बताए हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि 5 मनोवैज्ञानिक घटकों में बांटा है एम सिमोन ने अलगाव को। तो 5 मनोवैज्ञानिक कारण कौन कौन से हैं? पहला बताते हैं शक्तिहीनता। पहला बताते हैं ये शक्तिहीनता। तो शक्तिहीनता से क्या मतलब है? बताते हैं कि जब व्यक्ति किसी को प्रभावित नहीं कर पाता है तो शक्तिहीनता से ग्रसित हो जाता है, तो उसके अंदर अलगाव की भावना आती है। दूसरा बताते हैं प्रतिमानहीनता। प्रतिमानहीनता, तो प्रतिमानहीनता या एनोमी हम लोग जानते ही हैं कि जब समाज में अराजकता आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में प्रतिमानहीनता या एनोमी की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो इससे भी व्यक्ति का अलगाव होता है। तीसरा बताते हैं अर्थहीनता। ये पांचों बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको ध्यान से याद कर लेना है। अर्थहीनता, तीसरा बताते हैं अर्थहीनता। अर्थहीनता से क्या मतलब है कि जब व्यक्ति का महत्व किसी के लिए ना रहे, मतलब व्यक्ति कभी कभी सोचता है ना कि हमारा क्या मतलब है, कोई कुछ समझता नहीं है, मेरा जीवन बेकार है। तो अर्थहीनता से मतलब कि जब व्यक्ति का महत्व किसी के लिए ना रहे। और चौथा बताते हैं सामाजिक पृथक्करण, इससे अलगाव आता है। चौथा बताते हैं सामाजिक पृथक्करण। तो सामाजिक पृथक्करण यानी कि सामाजिक बहिष्करण या जेल आदि में रखने के कारण अलगाव होता है। सामाजिक पृथक्करण का क्या मतलब कि जब व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया जाता है। तो जैसे समाज में कोई गलत कार्य करता है तब सब लोग कह देते हैं कि इनके यहाँ खाना पानी बंद कर दिया जाए, इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए। या कोई चोरी अपराध या कुछ ऐसा करता है जिससे उसको जेल की सज़ा दे दी जाती है, तो इससे भी उसका पृथक्करण हो जाता है। तो इसमें अलगाव की भावना उत्पन्न होती है। और पांचवा बताते हैं आत्म उदासीनता। पांचवा बताते हैं आत्म उदासीनता। तो ये 5 मनोवैज्ञानिक घटक एम सिमोन बताते हैं। तो आत्म उदासीनता क्यों होती है, तो ये बताते हैं कि व्यक्तिगत कारणों से होती है। तो जैसे व्यक्ति का कोई निजी समस्या हो, तो जब उससे व्यक्ति परेशान हो जाता है तो उसको आत्म उदासीनता कहते हैं। तो ये 5 मनोवैज्ञानिक कारक बताते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पितृसत्ता का वह रूप जिसमें पितृसत्ता वर्ग और उत्पादक संबंधों के माध्यम से संचालित होती है, तो क्या कहलाता है? पितृसत्ता का वह रूप जिसमें पितृसत्ता वर्ग और उत्पादक संबंधों के माध्यम से संचालित होती है। तो उत्पादक संबंधों के माध्यम से संचालित होती है तो क्या कहलाता है? वर्ग आधारित पितृसत्ता, मार्क्सवादी पितृसत्ता, पूंजीवादी पितृसत्ता या आर्थिक पितृसत्ता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पूंजीवादी पितृसत्ता। दोहरी चेतना शब्द किसने गढ़ा है? क्वेश्चन नंबर 41। दोहरी चेतना से यानी कि डबल कॉन्शियसनेस किसने गढ़ा है या किसने कॉइन किया है? तो एफ गिडिंग्स, सी एच कूले, इमाइल दुर्खिम या W.E.B. डुबोइस। तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर 4, W.E.B. डुबोइस। तो डबल कॉन्शियसनेस के बारे में और भी हम देख लेते हैं कि डुअल कॉन्शियसनेस एक कॉन्सेप्ट आता है, इससे क्वेश्चन बना भी है। यहाँ पे डबल लिखा है लेकिन ये आता है दोहरी चेतना या द्वैध चेतना। तो दोहरी चेतना यहाँ भी है, लेकिन हम लोगों ने देखा होगा एक क्वेश्चन बनता है कि द्वैध चेतना किसकी अवधारणा है, तो वहाँ एंटोनियो ग्राम्सी का आता है। तो एक आता है तो डुअल कॉन्शियसनेस, यहाँ डबल लिखा है और वहाँ पे लिखा रहता है डुअल कॉन्शियसनेस। तो ये एंटोनियो ग्राम्सी की अवधारणा है द्वैध चेतना। और एक आता है इमाइल दुर्खिम का,
कॉन्शियसनेस करके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आता है, यानी कि सामूहिक चेतना, तो ये इमाइल दुर्खिम का है। और एक आता है फॉल्स कॉन्शियसनेस, यानी कि मिथ्या चेतना, तो ये कार्ल मार्क्स की अवधारणा है। और क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना, ये भी कार्ल मार्क्स का है। फॉल्स कॉन्शियसनेस, ये मिथ्या चेतना, कार्ल मार्क्स का है। क्लास कॉन्शियसनेस यानी वर्ग चेतना, ये भी कार्ल मार्क्स का है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड यानी सजातीयता या समानता की भावना, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, तो ये गिडिंग्स का कॉन्सेप्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय प्रायः व्यक्तियों के एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह की ओर गति से है, तो यह परिभाषा किसने दी है? P.A. सोरोकिन, किंग्सले डेविस, विल्बर्ट मूरे, F.P. चाइल्ड। तो कौन सा आंसर होगा? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, H.P. फेयर चाइल्ड। जैसा कि सामाजिक गतिशीलता से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था बिट्रेम सोरोकिन से कि सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा दी है, तो ये परिभाषा उन्हीं की होगी, लेकिन नहीं, ये परिभाषा जो ये फेयर चाइल्ड की है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सोरोकिन महोदय ने पहले इसकी अवधारणा दी थी। सोशल मोबिलिटी इनकी पुस्तक भी है जो कि 1927 में प्रकाशित हुई थी। तो सर्वप्रथम इसी पुस्तक में बिट्रेम सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित वर्णन किया था। किसने किया था? तो बिट्रेम सोरोकिन। और सोरोकिन का कहना है कि वह तथ्य जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, जिन्हें मानव के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो उस सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन या स्थानांतरण को ही सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं? कि तो वह तथ्य जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, जिन्हें मानव के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, और उस सामूहिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन या स्थानांतरण को ही सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। तो इस संदर्भ में बोगार्ट्स महोदय एक परिभाषा देते हैं। बोगार्ट्स महोदय क्या परिभाषा देते हैं? कि सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। तो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि फेयर चाइल्ड से तो बना ही है, क्या पता बोगार्ट्स का भी आ जाए डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो बोगार्ट्स महोदय क्या परिभाषा देते हैं? कि सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। और फीचर महोदय देते हैं कि सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति, समूह या श्रेणी के एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में गति करने से है। तो देखिए यहाँ पे ये ध्यान देना है कि गति वाली बात इनके भी परिभाषा में, फेयर चाइल्ड की भी परिभाषा में आती है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में, फेयर चाइल्ड कहते हैं एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में। यानी कि कोई एक बच्चा है, मतलब ट्रिक से थोड़ा सा इसको रिलेट करके याद करेंगे कि एक बच्चा है जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में गति करता है, तो वहाँ फेयर चाइल्ड मतलब बच्चा है। और ये काफ़ी कन्फ्यूजन मुझे कर रहा था फीचर की और इनकी फेयर चाइल्ड की, दोनों लोग की परिभाषा सेम मिलती है, इसलिए मैंने ये ट्रिक अपने दिमाग में बना लिया कि फेयर चाइल्ड मतलब बच्चा है और एक समूह से दूसरे समूह में जब चला जाता है तो उसको मतलब सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। और फीचर की क्या परिभाषा है? कि ये कहते हैं कि व्यक्ति, समूह या श्रेणी एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में गति करने को, कि मतलब फीचर जो हैं स्तर की बात करते हैं। फीचर मतलब फीचर के नाम में रा है लास्ट में, फीचर के नाम में रा है लास्ट में, और स्तर एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर। तो ऐसे कुछ को रिलेट करके हम लोग को डेफिनेशन को अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने सेट कर लिया है इसी ट्रिक से। तो सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति, समूह या श्रेणी के एक सामाजिक स्तर से दूसरे में गति करने को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो ये फीचर की परिभाषा है। बोगार्ट्स क्या कहते हैं कि सामाजिक पद में, बोगार्ट्स जो हैं बड़े लोग हैं तो उनको पद भी मिलता है, तो वो कहते हैं कि सामाजिक पद से कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। तो बोगार्ट्स कहते हैं। हार्टन तथा हंट भी देते हैं, ये भी परिभाषा बताते हैं सामाजिक गतिशीलता की। तो क्या कहते हैं? उच्च तथा निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन ही सामाजिक गतिशीलता है। उच्च तथा निम्न,
हार्टन तथा हंट मतलब उच्च। हार्टन कभी हाई हो जाते हैं, कभी लो हो जाते हैं। तो इसी ट्रिक से आप रिलेट करके याद कर लीजिए कि हार्टन तथा हंट क्या कहते हैं, उच्च तथा निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन ही सामाजिक गतिशीलता है। यानी कभी हाई हो जाता है तो कभी लो हो जाता है। हार्टन हाई हो जाते हैं और हंट लो हो जाते हैं। तो इसी ट्रिक से याद कर लीजिए। तो ये परिभाषा हार्टन तथा हंट की है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। रेसिड्यू से पैरेटो का तात्पर्य है भावनाओं की अभिव्यक्ति, गैर तार्किक क्रिया के तार्किक विश्लेषण, पहचान व संतुलन, जिनका हम पर अधिकार है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भावनाओं की अभिव्यक्ति। रेसिड्यू से पैरेटो का तात्पर्य है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये जो है कहते हैं पैरेटो का मानना है कि जिस प्रकार भौतिक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था अर्थात जो सामाजिक व्यवस्था है अर्थात समाज मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से मिलकर बना है। जिस प्रकार भौतिक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, उसी प्रकार मानवीय समाज जो है, मानवीय संवेदनाओं, जो समाज है हमारा सोसाइटी है, वह मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से मिलकर बना है। और मानवीय संवेदनाएं दो प्रकार की क्रिया को जन्म देती हैं। जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो दो प्रकार की क्रिया को जन्म देती हैं, एक तार्किक क्रिया और दूसरा अतार्किक क्रिया। तार्किक और अतार्किक तो दो प्रकार की क्रियाओं को जन्म देती हैं, लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन। तो तार्किक क्रिया जो होती है ये इस प्रकार की क्रिया में व्यक्ति लाभ हानि की दृष्टि से कार्य करता है। जो तार्किक क्रिया होती है इसमें व्यक्ति लाभ हानि की दृष्टि से कार्य करता है। इसलिए ये बताते हैं कि ये अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु क्या है? तार्किक क्रिया है, जो कि लाभ हानि से प्रेरित होती है। और इसमें दो पक्ष बताते हैं, इसके तार्किक क्रिया के दो पक्ष बताते हैं, वैश्विक लक्ष्य और दूसरा बताते हैं साधन बताते हैं। तो वैश्विक लक्ष्य या साधन से क्या तात्पर्य है कि जब व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है, जो समाज द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित होते हैं, तो जो वैश्विक लक्ष्य होता है उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन को अपनाता है तार्किक तरीके से, तो उन साधनों को अपना के वह अपने लक्ष्य की पूर्ति करता है। तो ये तार्किक क्रिया के अंतर्गत दो पक्ष बताते हैं, वैश्विक लक्ष्य और दूसरा साधन। तो अतार्किक क्रिया जो ये बताते हैं कि ये अतार्किक क्रियाएं जो तार्किक नहीं है वो अतार्किक हैं, ये उचित अनुचित को केंद्र में नहीं रखती हैं। जो अतार्किक क्रियाएं हैं ये उचित अनुचित को केंद्र में नहीं रखती हैं। और ये अतार्किक क्रिया जो है अपशिष्ट चालकों से प्रेरित होती हैं, यानी रेसिड्यूज से प्रेरित होती हैं और उन्हें भ्रांत तर्क द्वारा उचित ठहराई जाती हैं। जो अतार्किक क्रियाएं हैं वो भ्रांत तर्कों द्वारा उचित ठहराई जाती हैं। और ये जो है ये कहते हैं कि ये अतार्किक क्रिया जो है ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। और ये कहते हैं कि समाजशास्त्र अतार्किक क्रियाओं का तार्किक प्रयोगात्मक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये काफ़ी फेमस इनका डेफिनेशन है और क्वेश्चन बेस्ड बनता है इससे। तो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है अतार्किक क्रियाओं का तार्किक प्रयोगात्मक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो जो ये अतार्किक क्रिया है, अतार्किक क्रिया के ये बताते हैं कि दो प्रकार होते हैं, एक अवशेष बताते हैं। अतार्किक क्रिया के ये प्रकार बताते हैं अवशेष को अवशिष्ट चालक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे रेसिड्यूज कहते हैं, इंग्लिश में इसे रेसिड्यूज कहते हैं और हिंदी में अवशेष या अवशिष्ट चालक कहते हैं। तो ये अतार्किक क्रिया का ये प्रकार है, अवशेष या अवशिष्ट चालक। तो जो मनुष्य की अतार्किक क्रियाओं के प्रेरणा स्रोत जो हैं वो भावनाओं, मनोभाव एवं उद्वेगों को अवशिष्ट चालक कहते हैं। जो व्यक्ति की मनुष्य की जो अतार्किक क्रिया हैं उसके प्रेरणा स्रोत कौन कौन से हैं? भावना है, मनोभाव है या उद्योग है। तो यही सब जो अवशिष्ट चालक हैं, यही सब जो हैं जो मनुष्य की भावना, प्रेरणा या उद्योग जो भी हैं ये अवशिष्ट चालक हैं। तो ये अवशिष्ट चालक ये बताते हैं
की रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास आदि अवशिष्ट चालक के आधार हैं। जो हमारे रीति रिवाज हैं, परंपरा हैं, पेरेटो बताते हैं कि जो हमारे रीति रिवाज हैं, परंपरा हैं, विश्वास हैं, ये अवशिष्ट चालक के आधार हैं। और ये 6 प्रकार के अवशिष्ट चालक की बात करते हैं। तो ये 6 प्रकार के अवशिष्ट चालक की बात करते हैं। पहला बताते हैं सम्मिलन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके 6 प्रकार को हमको याद कर लेना है कि इन्होंने 6 प्रकार कौन कौन से बताए हैं, क्योंकि अभी आगे भी इनसे क्वेश्चन बना है। तो ये बताते हैं कि सम्मिलन, सम्मिलन से क्या मतलब है कि जब 2 विरोधी तत्वों को मिला दिया जाता है तो उसे ये सम्मिलन के चालक कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि जैसे कहीं हम जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता अगर काट देती है तो हम एक तो मतलब बिल्ली रास्ता काट दी, ये एक तथ्य ये हो गया। और दूसरा हम उसको कहाँ रिलेट करते हैं, ये मानते हैं कि अब हमारा काम नहीं होगा या यह हमारे लिए अशुभ है, बिल्ली का रास्ता काटना हमारे लिए अशुभ है। तो एक तत्व हो गया कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, दूसरा तत्व हो गया कि हमारा काम नहीं होगा। तो ये 2 विरोधी तत्व हैं जिसको हम आपस में मिला देते हैं, जबकि इसका कोई तार्किक आधार नहीं है। तो इसीलिए ये कहते हैं ये अतार्किक क्रियाएं हैं। और अतार्किक क्रियाएं के ये 6 मतलब ये बताते हैं कि उसके अतार्किक क्रिया का जो अवशेष हैं, अवशेष जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो उन 6 प्रकार के अवशेष में पहला सम्मिलन है जिसमें कि 2 विरोधी तत्वों को मिलाया जाता है। और दूसरा बताते हैं, ये दूसरा अवशेष बताते हैं कि समूह अस्थायित्व के चालक, समूह अस्थायित्व के चालक। तो दूसरा ये अवशेष क्या है, समूह अस्थायित्व के चालक। तो इससे क्या तात्पर्य है कि इसमें पारस्परिक संबंध होते हैं और उनको अस्थायित्व प्रदान करते हैं। इनमें पारस्परिक संबंध होते हैं और उनको अस्थायित्व प्रदान करते हैं। तो क्या अस्थायित्व प्रदान करते हैं कि जैसे कोई चीज़, कोई रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी या परंपरागत चली आती हैं। तो जैसे हमारे यहाँ होता है कि हम लोगों के समाज में होता है कि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए हम जो है श्राद्ध वगैरह, पिंडदान वगैरह करते हैं। तो वो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे रीति रिवाज परंपरा हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो यही ये बताते हैं कि दूसरा जो अवशेष है, अवशिष्ट चालक है, तो समूह अस्थायित्व के चालक, ये मतलब ये समूह में अस्थायी रहते हैं और इसमें पारस्परिक संबंध होते हैं जो कि समूह को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। तो ये इसको कहते हैं समूह अस्थायित्व के चालक। और तीसरा अवशेष क्या बताते हैं, तीसरा अवशेष के प्रकार बताते हैं सामाजिकता, सामाजिकता। तीसरा बताते हैं सामाजिकता। सामाजिकता से क्या तात्पर्य है कि जैसा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है ही, और सामाजिक प्राणी बनने में ये चालक मदद करते हैं। जो ये सामाजिकता के चालक हैं ये मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनने में मदद करते हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वह एक जैविक प्राणी रहता है और जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने में सामाजिकता ही मदद करता है। सामाजिकता अर्थात जब सोशलाइजेशन व्यक्ति का होता है, सामाजिकरण व्यक्ति का होता है, तो वह सामाजिक प्राणी बनने में ये सामाजिकता के चालक जो हैं ये मदद करते हैं, ये बताते हैं पेरेटो। और चौथा ये बताते हैं, चौथा अवशेष बताते हैं काम वासना के चालक। चौथा क्या बताते हैं, चौथा काम वासना के चालक, काम वासना के चालक। तो इससे क्या मतलब है कि ये जो अवशिष्ट होते हैं, ये जो अवशिष्ट होते हैं वो व्यक्तियों को मतलब जो होते हैं कि ऐसे कार्यों को करने से रोकते हैं जो कि हमारे समाज के अनुरूप नहीं होता है, उन कार्यों से ये रोकते हैं। काम वासना के चालक जो होते हैं ये व्यक्ति को अपने नियम, अपने रिश्तों या की मर्यादा को एक मतलब मर्यादा में बनाए रखने का ये काम करते हैं। ये जो बताते हैं कि काम वासना के जो अवशिष्ट चालक हैं ये व्यक्ति को मर्यादित बनाते हैं और ये बताते हैं कि अपने रिश्तों की मर्यादा के अंदर ही रहकर व्यक्तियों को संबंध बनाने के लिए ये प्रेरणा देते हैं ये चालक।
और ये पांचवां बताते हैं व्यक्तित्व निर्माण के चालक। पांचवा अवशेष क्या बताते हैं? व्यक्तित्व निर्माण के चालक। पांचवा व्यक्तित्व निर्माण के चालक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अवशेष होते हैं ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने का कार्य करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है उसको डेवलप करने का ये कार्य करते हैं। और छठा बताते हैं, छठा अवशेष बताते हैं कि बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति। बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति। तो ये छठवां अवशेष बताते हैं, अवशिष्ट चालक बताते हैं। ये बताते हैं कि जो बाह्य क्रियाएं हैं वह भावनाओं की अभिव्यक्ति से हमारा तात्पर्य है कि बताते हैं कि जब जैसे कोई कहीं समारोह होता है, किसी चीज़ का आयोजन होता है, तो वहाँ पर अगर हमको कोई कार्यक्रम है वो चीज़ अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं कि उनका ताली बजाते हैं कि मतलब हम जो है हमको ये चीज़ पसंद आ गई। अगर कहीं नेता मंत्री कहीं कोई स्पीच देते हैं तो अगर हमें वो चीज़ें उनकी बातें नहीं पसंद आती हैं तो हम क्या करते हैं कि उन पे जो है मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगेंगे या जो है कुछ फेंक के इधर मारने लगेंगे, चप्पल जूते बरसाने लगते हैं। तो ये क्या हैं? ये बाह्य क्रियाओं द्वारा हम भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। तो इनका ये छठा अवशेष बताते हैं कि जो बाह्य क्रियाओं द्वारा जो हम कोई क्रिया करते हैं, जो चीज़ हमको पसंद आती है उसके लिए हम ताली बजाते हैं, जो चीज़ हमको नहीं पसंद आती उसका हम बहिष्कार कर देते हैं। तो उसके लिए कोई भावना, कोई उद्वेग या कुछ ऐसा करते हैं जो कि दिखाई देती है। तो ये कहते हैं कि छठा अवशेष जो है व्यक्ति का वो बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तो ये 6 अवशेष ये पैरेटो बताते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया की गुणवत्ता को समझाने के लिए डायड एवं ट्रायड शब्दों का प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज सिमिल ने किया है, चार्ल्स कोले ने किया है, हर्बर्ट ब्लूमन ने या जीएच मीड ने? तो आंसर होगा जॉर्ज सिमिल ने। जॉर्ज सिमिल से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये कहते हैं कि किसने जो है समूहों को एकल द्वैक आकार के आधार पर यानी साइज के आधार पर, आकार के आधार पर यानी साइज के आधार पर किसने समूहों को एकक द्वैक त्रैत के रूप में किसने विभाजित किया है? तो ये क्वेश्चन बनता है। तो ये सिमिल ने। और एक क्वेश्चन सिमिल से ये भी बनता है कि छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है, किसने कहा है? छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है, तो किसने कहा? तो ये जॉर्ज सिमिल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदू अचीवमेंट इन एग्जैक्ट साइंस के लेखक कौन है? वैद्यनाथ सरस्वती, बिनोय कुमार सरकार, जे.एच. हट्टन या आर.सी. वर्मा? तो हमारा आंसर होगा बिनोय कुमार सरकार। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन एमिजेंट कम्युनिटीज पुस्तक के लेखक हैं? तो उलरिच बेक, बेनेडिक्ट एंडर्स, एंथोनी गिडिंग्स, एल्विन गार्डनर? तो कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बेनेडिक्ट एंडरसन। इमेजेंट कम्युनिटीज पुस्तक के लेखक बेनेडिक्ट एंडरसन है। क्वेश्चन नंबर 47। जब कोई व्यवहार बाध्यकारी प्रकृति का होता है और इसे सख्ती से लागू किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? जो कोई व्यवहार बाध्यकारी होता है और बाध्यकारी प्रकृति का होता है और इसे सख्ती से लागू किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे रूढ़ियाँ कहा जाता है, कानून कहा जाता है, जनरीतियाँ कहा जाता है या रिवाज कहा जाता है? तो इसे रूढ़ियाँ कहा जाता है, यानी कि मोरेज। इसे मोरेज कहा जाता है कि जब कोई व्यवहार बाध्यकारी प्रकृति का होता है और इसे सख्ती से लागू किया जाता है तो इसे मोरेज कहा जाता है, यानी रूढ़ियाँ कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि सामाजिक प्रतिमान हम लोगों ने पढ़ा होगा कि सोशल नॉर्म्स को पढ़ा होगा। तो सामाजिक प्रतिमान क्या है? सामाजिक प्रतिमान जो है एक प्रकार के नियंत्रण हैं।
सामाजिक प्रतिमान जो हैं वो एक प्रकार के नियंत्रण हैं, और ये मानव समाज इन्हीं नियंत्रणों के बल पर मानव समाज जो है अपने सदस्यों के व्यवहार पर अंकुश लगाता है, जिससे वह सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करते रहें, भले ही प्राणी उनकी प्राणशास्त्रीय आवश्यकताओं में इससे बाधा पहुंचती हो। तो ये परिभाषा भी है, किंग्सले डेविस की ये परिभाषा भी है, और इसमें नॉर्म्स के, सामाजिक प्रतिमान के, सोशल नॉर्म्स के मतलब हमको समझ में आ जाते हैं। जैसे कि कहते हैं कि सामाजिक प्रतिमान एक प्रकार के नियंत्रण हैं, और मानव समाज इन्हीं नियंत्रणों के बल पर अपने सदस्यों के व्यवहार पर अंकुश लगाता है, जिससे वे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करते हैं, भले ही प्राणी उनकी प्राणशास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति में इसे बाधा पहुंचाती हों। तो ये परिभाषा भी है और ये सोशल नॉर्म्स के मतलब भी है। और एक रॉबर्ट बीरस्टीन महोदय हैं, तो वो समस्त प्रतिमान को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसने सभी प्रतिमान को 3 श्रेणियों में बांटा है। फोकबेज, मोरेज और ला, मतलब रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और कानून में किसने विभाजित किया है? तो ये रॉबर्ट बीरस्टीन महोदय ने विभाजित किया है। तो रूढ़ियों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है रूढ़ियाँ या मोरेज किसे कहते हैं। इसे रूढ़ियाँ भी कहते हैं, इसे लोकाचार भी कहा जाता है। हिंदी में लोकाचार भी रहता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द हमको देखना है, मोरेज। तो मोरेज सर्वप्रथम प्रयोग WG समनर ने 1906 में, इनकी एक पुस्तक थी WG समनर की, 1906 में प्रकाशित पुस्तक फोकबेज में ये इसकी अवधारणा को देते हैं। तो फोकबेज में इन्होंने कहा कि मोरेज जो है वो समूह द्वारा अधिक महत्वपूर्ण एवं समूह कल्याण के लिए अनिवार्य समझा जाता है। तो ये जो लोकाचार या रूढ़ी, इसे रूढ़ी भी कहते हैं, रूढ़ियाँ भी कहते हैं और लोकाचार भी कहते हैं। तो इसे मस्ट बिहेवियर माना जाता है। मस्ट बिहेवियर यानी कि इसमें दबाव छिपा होता है। मस्ट बिहेवियर मतलब कि इसको करना है, जो समाज में जो व्यवहार हैं उसको करना है। ये नहीं है कि हम उसको नहीं करेंगे तो हमें समाज कुछ नहीं कहेगा। ये मस्ट बिहेवियर है कि जैसे वस्त्र पहनना है, मृतक को दफनाना है, अभिवादन करना है। तो ये सब क्या है, कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल भी दे देता है कि वस्त्र पहनना, मृतक को दफनाना या अभिवादन करना, ये क्या है, ये फोकबेज है, या फोकबेज मतलब जनरीति है, या मोरेज है यानी लोकाचार है, या रूढ़ी है, या मतलब प्रथा है, या रीति रिवाज। तो ऐसे दे देता है। तो ये क्या है, तो ये रूढ़ियाँ हैं यानी कि मोरेज है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।